नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश की राजनीति में बड़े तेजी से बहुत बड़े-बड़े बदलाव होने के संकेत अब दिखाई देने लगे हैं। संकेत इतने बड़े-बड़े दिखाई देने लगे हैं, खासतौर से नागपुर में हुई मुलाकात के बाद अब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने या ना बने रहने को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ऐसी हलचलें पैदा होनी शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हलचल पैदा होनी शुरू हो गई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी सरकार बचेगी या जाएगी? क्या इस देश में मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आ सकती है या फिर इस देश के मुसलमानों को एक बड़ी जीत मिलने जा रही है? जी हाँ, उन्हीं मुसलमानों को जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सौगातें मोदी बांट रही है, उन्हीं मुसलमानों को जो नरेंद्र मोदी पर गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राजधर्म निभाने की सीख दी थी। क्या उन मुसलमानों को कुछ बड़ा मिलने जा रहा है? सिर्फ 24 घंटे का इंतजार बताया जा रहा है और 24 घंटे बाद इस देश की राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आने वाले 3 से 4 सालों तक इस देश की राजनीति को हिलाता हुआ नजर आएगा। इस देश की राजनीति में बड़ा बवाल, बड़ा बवंडर खड़ा करता हुआ नजर आएगा। सिर्फ 24 घंटे बाद ये पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। मोदी सरकार टिकी रहेगी या नहीं टिकी रहेगी। और बिल, एक महत्वपूर्ण बिल, बीजेपी का एजेंडा, मोदी शाह का एजेंडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा लागू हो पाएगा या फिर वो लटक जाएगा या फिर वो लटका दिया जाएगा। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। ईद का त्योहार खत्म हो चुका है कल। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 4 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। लेकिन जैसे कि मोदी सरकार ने एक परंपरा बना दी है कि अंतिम दिन से एक दिन पहले स्थगित कर दिया जाता है, आमतौर पर कर दिया जाता है। अगर उस परंपरा, उस ट्रेडिशन को मैं मानूं तो 3 अप्रैल को समापन हो सकता है और उससे पहले 2 अप्रैल यानी कल, यानी 24 घंटे बाद इस देश की लोकसभा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो देश की राजनीति को अगले 3-4 सालों तक हिलाता हुआ नजर आएगा। और क्या कुछ होने जा रहा है? शुरुआत मैं लोकसभा में महज 2 सांसदों वाले जयंत चौधरी से करना चाहूंगा। एक जमाने में उन्होंने बयान दिया था कि वो चवन्नी टाइप नहीं है कि बदल जाए, लेकिन बदल गए वो। जिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई थी, उन्हीं योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और अब वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनको भी मुसलमानों की याद आ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को निरंकुश सरकार बता रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो एक जयंत चौधरी साहब है, 2 सांसद है। दूसरी तरफ एक ऐसे नेता हैं जिनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जब अपनी राजनीति के चरम पर थे तो बिहार में उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी, सरकार नहीं बनने दी थी, यह कहते हुए कि मुसलमान मुख्यमंत्री बिहार का जो भी राजनीतिक दल बनाएगा मैं उसको समर्थन दूंगा। लेकिन न लालू तैयार हुए, न नीतीश तैयार हुए और फिर विधानसभा भंग करके कुछ महीनों बाद दोबारा से बिहार में विधानसभा का चुनाव करवाना पड़ा। उस समय ये कहा गया था कि ताले की चाबी रामविलास पासवान साहब के पास है। उन्हीं रामविलास पासवान साहब के बेटे चिराग पासवान अपने पिता का अपमान भूलकर, अपना अपमान भूलकर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। 5 सांसद उनके पास लोकसभा में हैं, लेकिन उनको भी अब इस देश के मुसलमानों की चिंता अचानक सताने लगी है। वो भी अब मोदी सरकार को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते नजर आ रहे हैं जिन्होंने उनके पिता के पुराने सरकारी अधिकारी का आवास 12 जनपद को खाली करवाकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अलर्ट करवा दिया, उनसे उनकी पार्टी छीन ली, उनके चचा को मोदी सरकार में, इससे पहले की सरकार में मंत्री बना दिया था। समय बदला, चिराग पासवान का भी समय बदला, अब चचा कहीं और है और वो मोदी सरकार में मंत्री है। उनको भी मुसलमानों की चिंता सताने लगी है। अब चिराग पासवान को अगर मुसलमानों की चिंता हो तो भला नीतीश कुमार कहां रहेंगे? 12 लोकसभा के सांसद हैं उनके पास और उनके बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है।
और अब यह खबर आ रही है कि उन्होंने भी 3 सुझाव भेज दिए हैं देश की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर। लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सुझाव भाजपा द्वारा ही प्रचारित, प्रसारित और प्लांट किए गए हैं ताकि बिहार के मुसलमानों को, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय को भरमाया जा सके, उस बहाने बिहार में विधानसभा का चुनाव जीता जा सके। क्योंकि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज लॉन्चर पर भी बताया था कि नीतीश कुमार की इफ्तार की दावत का जिस दिन मुस्लिम संगठनों ने ओपनली बहिष्कार किया था, नीतीश कुमार ने उसी दिन अपने एक करीबी नेता के जरिए संदेशा भिजवा दिया था, आपकी सारी बातें मंजूर है, आपकी सारी बातें कबूल है, लेकिन आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन मैं कैसे कर पाऊंगा, मुसलमानों का वोट मैं कैसे ले पाऊंगा, राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण में से M में मैं कैसे सेंध लगा पाऊंगा। इसलिए बेहतर होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को विधानसभा चुनाव तक टाल दिया जाए, यानी अक्टूबर नवंबर तक टाल दिया जाए। और अगर इतने महीनों तक आप टाल नहीं सकते तो बिहार का विधानसभा चुनाव जल्दी करवा दिया जाए और फिर मानसून सेशन में आपको जो करना है वो करते रहिए। उनको भी मुसलमानों की चिंता सताने लगी, चाहे वोट बैंक के जरिए ही वो होने लगी। और फिर आते हैं 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी। मुसलमानों का वोट हासिल करते रहे, लेकिन जब पवन कल्याण बढ़ते हुए नजर आए तो वो भी हिंदूवादी राजनीति की तरफ मुड़ते हुए नजर आने लगे थे। बेटे को, जो कि उनकी सरकार में मंत्री हैं, उनके तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, प्रयागराज भेज दिया था कुंभ में स्नान करने के लिए, वाराणसी भेज दिया था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और खुद तिरुपति मंदिर चले गए थे, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि तिरुपति मंदिर में गैर हिंदुओं को काम नहीं करना चाहिए। हिंदूवादी एजेंडे की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक उनको ख्याल आया कि हिंदूवादी वोटों की रेस में तो पवन कल्याण भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन मुसलमान अगर छिटक गया तो फिर क्या करेंगे। बीजेपी के साथ होने के बावजूद आंध्र प्रदेश का मुसलमान बड़े पैमाने पर तेलुगु देशम पार्टी को वोट करता है, इसलिए मुसलमानों को साथ बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो मुसलमानों के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नजर आए कि वक्फ संपत्ति की रक्षा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू यानी मेरी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। तो जब चंद्रबाबू नायडू को चिंता हो रही है मुसलमानों की, नीतीश कुमार को चिंता हो रही है मुसलमानों की, चिराग पासवान को चिंता हो रही है मुसलमानों की, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को चिंता हो रही है मुसलमानों की, तो फिर वक्फ संशोधन अधिनियम का क्या होगा, जो 24 घंटे बाद 2 अप्रैल को संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार लोकसभा में पेश कर सकती है जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए बिल को। और इसलिए मैंने कहा कि 24 घंटे बाद यह फैसला होगा कि मोदी सरकार बचेगी या जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या जाएंगे। और इसके लिए आंकड़ों के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। ये बातें कहीं कोई हवा हवाई नहीं है, आंकड़ों के जरिए जानने की, समझने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में सिर्फ 240 सांसद है और एनडीए गठबंधन जो सरकार बनी हुई है 293 यानी 293 सांसद के समर्थन से, सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया, उन नेताओं के सांसदों को अगर हटाते जाइए, अगर ये बिल आएगा तो क्या तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद बिल के समर्थन में लोकसभा में खड़े हो पाएंगे? फिर आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को क्या कहेंगे जाकर वो? जब ये बिल लोकसभा में आएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद, हालांकि राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जब पिछले साल अगस्त में यह बिल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू साहब लोकसभा में पेश कर रहे थे, टीडीपी ने ना नुकर की, लेकिन राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इतने पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर खड़े होकर इस बिल का समर्थन किया था कि उसके बाद नीतीश कुमार ही चौंक गए थे। और वैसे ये लल्लन सिंह की स्टाइल है, जब वो नीतीश के साथ रहते हैं तो पूरे तरीके से रहते हैं, और जब नीतीश के खिलाफ चले जाते हैं तो फिर उनके दांत गिनने की बात करने लगते हैं। जी हां, दांत। लालू यादव ने भी एक बार बयान दिया था। तो उनके बयानों को, उनके भाषणों को जनता दल यूनाइटेड कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं है। तो 12 सांसद क्या करेंगे? और जब ये बिल आएगा तो चिराग पासवान के 5 सांसद क्या करेंगे? उनको भी मुसलमान चाहिए।
और जयंत चौधरी के 2 सांसद क्या करेंगे? तो 293 में से अगर 16 टीडीपी के हटा दे, अगर 12 नीतीश कुमार की पार्टी के हटा दे, अगर 5 चिराग पासवान की पार्टी के हटा दे और 2 जयंत चौधरी की पार्टी के हटा दे, तो बच जाता है 258। बिल कैसे पास होगा? और जब जेपीसी में भेजे जाने के लिए जब वोटिंग हुई थी, उस समय भी मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं था इस बिल को लेकर। तो ये तय मानकर चलिए कि 24 घंटे बाद ये फैसला होगा कि जो आरएसएस का बड़ा एजेंडा है, जो बीजेपी का बड़ा एजेंडा है, बुलडोजर का जो कल्चर योगी आदित्यनाथ नायब सिंह सैनी ने खड़ा कर दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी का हर मुख्यमंत्री आजकल अपना रहा है, क्योंकि सब में बड़ा हिंदूवादी नेता बनने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली दरबार बदलने जा रहा है और दिल्ली दरबार अगर बदला जाएगा तो ये सवाल पूछा जाएगा मोदी के बाद कौन? तो हर मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदूवादी नेता स्थापित करने में लग गया है और बुलडोजर, त्वरित न्याय, ये आपको हिंदूवादी नेता बनाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को लग रहा है। तो इस हेर में, राजनीति के इस फेर में इन तमाम एनडीए गठबंधन के चारों सहयोगियों के लिए समस्या खड़ी हो गई है और इसीलिए अब मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये तय करना होगा 24 घंटे बाद कि सरकार बचाए या बिल बचाए। अगर सरकार को बचाना है, प्रधानमंत्री को टिकाए रखना है, तो इस बिल को फिर ठंडे बस्ते में डाला जाएगा, या ये भी हो सकता है कि इस बिल को लोकसभा में पेश करने की बजाय राज्यसभा में लाकर पेश कर दिया जाए और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद झाड़ पोंछ कर इसको निकाला जाए, या फिर पश्चिम बंगाल में जो अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उससे पहले इस बिल को फिर से झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, खास तौर से पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण के जरिए हिंदुओं का वोट हासिल कर ममता बनर्जी को हराने की कोशिश की जाए। हालांकि वो दूर की राजनीति है, फिलहाल तो 24 घंटे बाद क्या होगा लोकसभा में और राज्यसभा में, इस बात पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि सरकार के भविष्य पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को पारित करवाने की कोशिश करेगी। तो देखते हैं 24 घंटे बाद क्या होगा, कल क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।